सब लोग खुश थे और ऐसे ही शादी की बातें करने लगते हैं। देवांश अंजलि जी और सुभाष जी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और यह बात उन दोनों को चुभ भी रही थी, पर देवांश अब यहीं रहेगा उनकी आंखों के सामने। ये बात से वो दोनों खुश भी बहुत थे। शाम का वक्त। दादाजी, दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी, नील, पाखी, दिव्या, देवांश, राज और रोमी सारा रायचंद परिवार रायचंद पैलेस के हॉल में बैठा हुआ था। सामने ही सोफे पर पंडित जी बैठे हुए थे, जिनके सामने दिव्या और देवांश दोनों की कुंडली रखी हुई थी। करीब 5 मिनट पंडित जी अपने हाथ की उंगलियों में कुछ गिनती करते हैं और फिर बोलते हैं, जजमान, आज से 3 दिन बाद शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसके बाद 3 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर दादी जी ने कहा, क्या 3 दिन बाद? इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? पंडित जी की ये बात सुनकर कि शादी 3 दिन बाद हो सकती है या फिर 3 महीने बाद, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी देवांश वही अपनी रुड़ वॉइस में ही बोलता है, हो जाएगी शादी 3 दिन में। कल मेहंदी, परसों हल्दी, उसके अगले दिन शादी। वैसे भी मुझे हमारी शादी में ज्यादा लोग नहीं चाहिए, जितने जन इस वक्त यहाँ मौजूद है उतने ही जन हमारी शादी में मौजूद होने चाहिए। देवांश की बात भी सबको ठीक लगती है कि ज्यादा किसी बाहर वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, घर घर के लोग ही शादी में। क्योंकि दिव्या के पेरेंट्स के घर जो आग लगी थी, जिसमें दिव्या का पूरा परिवार खत्म हो चुका था, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक सोचा समझा अटैक था जिसमें दिव्या बच गई थी। पर हो सकता है वो लोग अभी भी दिव्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हों और शादी वाले दिन कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सब 3 दिन बाद शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ चाय नाश्ता करने के बाद पंडित जी चले जाते हैं और सब लोग शादी की बातें करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में सो चुके थे। अब तक देवांश के कहने के अकॉर्डिंग उसका फ्लोर रेडी हो गया था और अभी देवांश अपने रूम में था। दिव्या अभी भी अपने रूम में थी। दिव्या और देवांश ने ज्यादा बात तो नहीं की थी, पर आज दोनों बेहद खुश थे। बचपन का प्यार जब हमें सारी उम्र के लिए मिल जाता है तो वो पल ही अलग होता है, वो फीलिंग सबसे अलग होती हैं। यही सब सोचते हुए दिव्या और देवांश भी सो चुके थे। अगला दिन सुबह के 10 बजे। आज से ऑफिस से सबने छुट्टी ले ली थी और 3 से 5 दिनों तक सब घर पर रहने वाले थे। अभी सब रेडी थे शॉपिंग के लिए जाने के लिए। नील, पाखी, दिव्या, देवांश, राज, रोमी और रोहित सब लोग शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं। काफी सारी कार्स का एक बड़ा काफिला मॉल जाने के लिए निकल पड़ता है। करीब 1 घंटे बाद इन कार्स का काफिला गॉर्जियस मॉल के आगे रुकता है। यह मॉल रायचंद ग्रुप्स का ही है। आज मॉल को पब्लिकली बंद किया गया था ताकि रायचंद फैमिली आराम से बिना किसी परेशानी के शॉपिंग कर सके। आज सारे स्टाफ की सिट्टी बिट्टी गुल हो रही थी क्योंकि उनका बॉस देवांश और उसके भाई बहन साथ में उसकी होने वाली बीवी मॉल में आ रहे थे, वो भी शादी की शॉपिंग के लिए। राज, पाखी, दिव्या, देवांश, नील, रोमी और रोहित साथ में 5 से 6 गार्ड्स मॉल में एंटर करते हैं। सभी अपनी अपनी शॉपिंग करने लगते हैं, जैसे कि हर फंक्शन के लिए ड्रेसेस, फुटवियर, ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब चीज। दिव्या के लिए देवांश खुद ड्रेसेस पसंद कर रहा था। लिटिल बेबी जाओ इसे ट्राई करके आओ, दिव्या को देवांश की आवाज सुनाई देती है, जो कि पाखी के साथ अपने लिए कुछ ड्रेसेस देख रही थी। देवांश की बात सुनकर दिव्या देवांश के पास जाती है तो उसके हाथ में देखती है कि एक ऑफ वाइट कलर का लहंगा था। दिव्या को वो लहंगा अच्छा लगता है तो वो ट्राई करने के चेंजिंग रूम में लिए चली जाती है और देवांश चेंजिंग रूम के बाहर ही वेट कर रहा था। करीब 5 या 7 मिनट बाद दिव्या वो ऑफ वाइट कलर का लहंगा वियर करके चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो देवांश की नज़र दिव्या की तरफ जाती है, जिसे देखते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। दिव्या ने सिर्फ लहंगा पहना हुआ था, वो बिना किसी मेकअप और ज्वेलरी के भी बहुत प्यारी लग रही थी। देवांश तो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। देवांश दिव्या की खूबसूरती में खोया हुआ था कि पाखी की आवाज़ देवांश के कानों में आती है, वाओ दिव्या, यू लुक वेरी प्रिटी। पाखी की आवाज़ सुन देवांश अपने दिव्या की खूबसूरती के ख्यालों से बाहर आता है और दिव्या को इशारे में ही बोलता है कि बहुत सुंदर लग रही हो। देवांश का इशारा देख दिव्या ब्लश करने लगती है, जिसे देख पाखी उसे छेड़ रही थी। तभी देवांश वहां आया, उसके हाथ में एक साड़ी थी
देवांश वो साड़ी दिव्या के साथ में देता और दिव्या को साड़ी ट्राई करने के लिए बोलता है। दिव्या साड़ी ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में दोबारा जाती है। करीब 2 मिनट बाद दिव्या चेंजिंग रूम का थोड़ा सा गेट खोलती है और अपना फेस बाहर निकाल कर बोलती है, पाखी प्लीज इधर आना एक बार। एक्चुअली आई नीड हेल्प। दिव्या पाखी को बुलाती है पर पाखी अब तक वहां से जा चुकी थी, वहां अभी सिर्फ देवांश था। दिव्या की बात सुन देवांश इशारे में दिव्या से पूछता है कि क्या हुआ, क्या हेल्प चाहिए, तो दिव्या भी इशारे से बताती है कि उसके ब्लाउज की जिप अटक गई है और खुल नहीं रही है। देवांश दिव्या का इशारा समझकर तुरंत अंदर आ जाता है तो दिव्या हैरान हो जाती है और साथ ही बोली, देव क्या कर रहे हो, पाखी को भेजो ना, वो मेरी हेल्प कर देगी। तुम जाओ बाहर, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अब तक दिव्या ने दुपट्टा उतार रखा था और उसके ब्लाउज का गला डीप था, जिस वजह से वो अपना दुपट्टा उठाती है ताकि वो ओढ़ सके, पर देवांश उसके दुपट्टे को अपने हाथ से पकड़ लेता है और खींचकर दिव्या से अलग कर साइड में फेंक देता है। दिव्या अपने कदम पीछे ले रही थी, वहीं देवांश दिव्या के करीब जा रहा था। अब तक दिव्या दीवार से सट चुकी थी और देवांश उसके बिल्कुल करीब था। देवांश झटके से दिव्या की कमर में हाथ डालकर दिव्या का फेस दीवार की साइड कर देता है और उसकी पीठ अपनी तरफ कर लेता है। देवांश ने एक एक झटके में किया जो कि दिव्या समझ ही नहीं पाई। देवांश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दिव्या के ब्लाउज की जिप खोल दी। देवांश के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर दिव्या ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, साथ ही उसने अपने लहंगे को अपने हाथों की मुट्ठी में भर लिया। देवांश दिव्या के ब्लाउज की जिप खोल चुका था और अब साथ ही उसने दिव्या के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखे और दिव्या के ब्लाउज को उसके बदन से अलग कर दिया। दिव्या की गोरी पीठ देवांश को अपने सामने नजर आ रही थी, जिससे देवांश बेकाबू हो रहा था। देवांश कुछ पल दिव्या की गोरी पीठ की तरफ देखता रहा, फिर उसने धीरे से दिव्या के शोल्डर पर अपने होठ रख दिए और उसके हाथ दिव्या की पीठ पर इधर उधर हरकत करने लगे थे। इस चीज का एहसास होते ही दिव्या अपनी बंद आंखों को खोलती है और साथ ही वो एक अटकती आवाज में बोली, आह देव क्या कर रहे हो, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज ऐसे मत करो। दिव्या की बात सुनकर देवांश के होठ और हाथ जो दिव्या की पूरी पीठ पर हरकत कर रहे थे, अपनी हरकत करना छोड़ देते हैं। साथ ही अब देवांश थोड़ा दिव्या के कान की तरफ झुका और उसने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, अपनी होने वाली बीवी को प्यार कर रहा हूं और तुम्हें कुछ कुछ क्या हो रहा है हो। इतने कहते ही देवांश दिव्या के इरलोब को बाइट कर लेता है। आ देव, आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट, ऐसा कभी फील नहीं किया मैंने जो मैं अब कर रही हूं। बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन हो रही है, प्लीज लीव मी। यह बात दिव्या ने काफी अटकते हुए बोली थी। वहीं देवांश दिव्या की बात सुन स्मर्क कर देता है और दिव्या को अपनी तरफ पलटा है और साथ ही उसने कहा, देवांश दिव्या की आंखों में देख रहा था, दिव्या भी देवांश की आंखों में देख रही थी। देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए अपना हाथ दिव्या की कमर तक ले जाता है और दिव्या के लहंगे की नोट खोल देता है। इसके साथ ही दिव्या का लहंगा भी दिव्या के बदन से अलग हो जाता है और इस एहसास में दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अब दिव्या देवांश के सामने अपने इनर में खड़ी थी। दिव्या को बहुत शर्म आ रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। देवांश दिव्या को एक नज़र ऊपर से नीचे तक पूरा देखता है, फिर वो दिव्या के कान के पास अपना मुंह ले जाता है और साथ ही बहुत ही धीमे से उसने कहा, आर यू ब्लशिंग लिटिल बेबी, जस्ट ओपन योर आइज, इतना शर्मा क्यों रही हो, इससे पहले मैं तुम्हें देख चुका हूँ, इवन तब तो तुम्हारे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और मैंने सिर्फ देखा ही नहीं छुआ भी है। इतना कहकर देवांश दिव्या के ईयरलोब पर बाइट कर लेता है और पीछे हो जाता है। देवांश की बात सुनकर दिव्या और ज्यादा ब्लश करने लगती है, साथ ही वो बहुत धीरे से बोली, देव तब मैं अपने होश में नहीं थी, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया था, पर जब तुम अब मुझे छू रहे हो, मेरे करीब आ रहे हो, ये फीलिंग मैंने कभी महसूस नहीं की, इसलिए थोड़ा अजीब फील कर रही हूं मैं। इतना कहकर दिव्या रुकी और फिर कुछ पल बाद बोली, प्लीज अब तुम बाहर चले जाओ, कोई हमें ऐसे एक साथ एक ही चेंजिंग रूम में देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। देवांश चुपचाप दिव्या को शर्माते हुए देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, पर अब वो बोला, ठीक है अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर हर बार तुम बच नहीं पाओगी लिटिल बेबी। इतना कह देवांश दिव्या को एक नज़र देखता है और चेंजिंग रूम से बाहर चला जाता है।
उसके जाते ही दिव्या ने एक चैन की गहरी सांस ली और अपने कपड़े पहनकर वापस बाहर आ गई। जब तक दिव्या चेंजिंग रूम में थी, देवांश ने दिव्या और अपने लिए बहुत कुछ खरीद लिया था, या यूं कहे पूरा मॉल ही खरीद लिया था। करीब आधे घंटे बाद सब लोग रायचंद पैलेस जाने के लिए निकल जाते हैं और रायचंद पैलेस पहुंचकर सब शाम की मेहंदी की तैयारी करने लगते हैं। आज शाम को मेहंदी भी थी, इसलिए अब तक पूरा रायचंद पैलेस किसी दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे और साथ में सब बातें भी कर रहे थे। पूरा रायचंद पैलेस खुशियों से झूम रहा था। इसी पल में दादी जी की आंखें नम हो जाती है और उन्होंने अंजलि से कहा, बहू, आज हमारे घर में कितनी खुशियां हैं। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने सालों पहले जो खुशियां हमसे छीन ली थी, आज वो सुध समेत हमें वापस लौटा रहे हैं। इतना कह दादी जी अपने हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ उठाकर एक बार अपने माथे से लगाती है और साथ ही बोली, हे भगवान, हमारे घर में ये खुशियां सदा के लिए बनी रहे। मेरे सभी बच्चों को हमेशा खुश रखना। तभी अंजलि जी दादी जी के कंधे पर हाथ रखती हैं और साथ ही उन्होंने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर जो इतनी खुशियां आई है, इनको अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। हमारा देवांश हमारे साथ इसी पैलेस में रहेगा और अब तो दिव्या और देवांश की शादी भी हो रही है। शाम का वक्त। ऐसे ही शादी की तैयारियों में पूरा दिन निकल चुका था और अब शाम के 5 बज रहे थे। वैसे तो शादी में किसी को भी बुलाया नहीं गया था, सिर्फ घर के ही लोग थे। पर दादी जी चाहती थी कि शादी पूरे रस्मों रिवाजों के साथ हो, इसलिए रायचंद पैलेस के हॉल में 2 बड़े टेबल रखे हुए थे जिनके सामने सोफा रखा हुआ था। एक टेबल और सोफा दिव्या के बैठने के लिए था और दूसरा टेबल और सोफा देवांश के बैठने के लिए था। कुछ मेहंदी के लिए लेडीज बुलाई गई थी और कुछ डांस करने के लिए। पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब लोग हॉल में मौजूद थी। देवांश अपने टेबल के पास अपने सोफे पर बैठा हुआ था। देवांश ने ग्रीन कलर का कुर्ता और सलवार कैरी किया हुआ था और बाल जेल से सेट थे। देवांश इस लुक में बहुत हैंडसम लग रहा था। मेहंदी लगाने आई लड़कियों की तो नज़र ही उससे नहीं हट रही थी, पर देवांश का ध्यान तो सीढ़ियों की तरफ था, जिस तरफ से दिव्या आने वाली थी। सभी दिव्या का ही वेट कर रहे थे। देवांश दिव्या को देखने के लिए बेसब्र हो रहा था कि दिव्या पाखी के साथ सीढ़ियों से नीचे आते हुई दिखती है। दिव्या को पाखी ने कंधे से होल्ड किया हुआ था, उसके साथ 3 से 4 लड़कियां और भी आ रही थी। दिव्या ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा वियर किया हुआ था, साथ में लाइट ग्रीन कलर का दुपट्टा और असली फूलों की ज्वेलरी कैरी की हुई थी। बाल खुले थे जिसमें दिव्या कहर ढा रही थी। देवांश की तो नजरें ही दिव्या से नहीं हट रही थी। वहीं जब दिव्या की नज़रें देवांश की नज़रों से मिली तो वो भी देवांश की नज़रों में देखने लगी। देवांश और दिव्या दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के दिल इस वक्त बेहद जोर से धड़क रहे थे। दिव्या धीमे कदमों से चलकर जाती है और अपने सोफे पर बैठ जाती है। दादी जी ने दिव्या और देवांश दोनों की नज़र उतारी और कुछ नोटों की गद्दी दिव्या और देवांश के सिर से वार कर उन्होंने मैट्स को पकड़ा दी। अब दादी जी ने अंजलि जी से कहा, बहू जाओ, माता रानी के चरणों में जो शगुन की मेहंदी रखी है उसे ले आओ, ताकि मेहंदी की रस्म शुरू करे। अंजलि जी दादी जी की बात सुनकर जी मां बोलकर मंदिर की तरफ जाती है और माता रानी के चरणों में रखी मेहंदी की थाल उठाकर हॉल में ले आती है। सबसे पहले दादी जी दिव्या के हाथ में शगुन की मेहंदी लगाती हैं और दिव्या के माथे को प्यार से चूम लेती हैं। फिर दादी जी देवांश के हाथ में शगुन की मेहंदी लगाती है और देवांश के माथे को प्यार से चूम लेती हैं। देवांश ने इस बात का जरा भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसे दादाजी दादी जी और बाकी की फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सपेक्ट अंजलि जी और सुभाष जी। दादी जी के बाद अंजलि जी ने दिव्या के हाथ में शगुन की मेहंदी लगाई और दिव्या का माथा प्यार से चूम लिया। फिर जैसे ही वो देवांश की तरफ मुड़ी उसके हाथ पर शगुन की मेहंदी लगाने के लिए, तो देवांश ने अपनी नजरें फेर ली, साथ ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसका साफ मतलब था कि वो नहीं चाहता कि अंजलि जी उसको छुए भी। यह बात समझकर अंजलि जी तुरंत पीछे की तरफ हो जाती है और उनकी आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। वहीं ये सब होता हुआ सब देख रहे थे। माहौल थोड़ा इमोशन हो गया था और माहौल को ठीक करने के लिए राज और पाखी एक दूसरे को इशारा करते हैं और नील, राज, रोमी,
पाखी और कुछ लड़के लड़कियां हॉल में आ जाते हैं। उनके हॉल में आते ही वहां एक गाना बजने लगता है। इसी के साथ रोमी, राज और नील और बाकी के लड़के एक दूसरे को कंधा मारकर डांस का स्टेप करते हैं और अपने गले में डाली चुन्नी को अपने कंधे पे डालकर स्टेप करते हुए डांस करते हैं। तभी पाखी और उसके साथ कुछ लड़कियां अगला मोहरा गाते हुए डांस करती है और एक दूसरे की के साथ टीम बनाकर डांस करते हैं। इनका डांस देख सबके फेस पर मुस्कान खिल जाती है। वहीं दादी मेहंदी वाली को इशारे से मेहंदी लगाने के लिए बोलती है तो दिव्या और देवांश के अगल बगल बैठी लड़कियों दिव्या और देवांश के दोनों हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर देती हैं। यह मोहरा गाते हुए नील पाखी के साथ डांस करता है और बाकी सब लड़के बाकी की फीमेल डांस पार्टनर के साथ। तभी पाखी आगे की लाइन गाती है और नील के चारों तरफ घूमती है। इसी के साथ नील देवांश को और पाखी दिव्या को हॉल के बीचों बीच ले आती हैं और दिव्या और देवांश भी सबके साथ डांस करने लगते हैं। दिव्या, देवांश, नील, पाखी, राज, रोमी और बाकी के लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। वहीं इन सबको डांस करता देख दादाजी, दादी जी, सुभाष जी और अंजलि जी सभी बहुत खुश थे। ऐसे ही हंसी खुशी सब लोग नाचते गाते रहते हैं और कुछ ही देर में मेहंदी की रस्म पूरी हो जाती है। अगली सुबह के 8 बजे देवांश अपने फ्लोर के जिम में था और वर्कआउट कर रहा था। तभी देवांश का फोन रिंग करता है तो देवांश अपने कान में रहे ब्लूटूथ का बटन प्रेस करता है और साथ ही अपनी रूड वॉइस में बोलता है, रोहित, एनी अपडेट? तो उधर से रोहित की आवाज आई, यस बॉस। जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो लोग जयपुर के ही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसे आपने बोला था ना तो मरना है ना ही जिंदा रखना है, वही हुआ है। एक्सीडेंट इस तरीके से करवाया है कि ना तो वो में है ना ही जिंदा है, मतलब कि कोमा में है। इतनी बात सुन देवांश किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि एक पल के लिए रोहित भी कांप उठा था। रोहित के हाथ से फोन गिरता उससे पहले ही वो अपना फोन संभाल लेता है। कुछ देर शैतानी हंसी हंसने के बाद देवांश ने कहा, गुड, उनको उसी हालत में रहने दो। मेरी लिटिल बेबी को मुझसे जो कोई भी दूर करने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र हाल होगा। इतना कहकर देवांश बिना रोहित की कोई बात सुने कॉल कट कर देता है और ट्रेडमिल को ऑफ कर अपना पसीना पोंछते हुए देवांश जिम रूम से बाहर निकल जाता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर देवांश शावर लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या के रूम में दिव्या अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके पास पाखी खड़ी थी जिसने अभी दिव्या को नींद से जगाया था। क्या है पाखी की बच्ची, सोने देना। इतना कह दिव्या फिर से सोने लगती है तो दिव्या का ध्यान अपनी मेहंदी पर जाता है और जब दिव्या ने अपनी मेहंदी की तरफ देखा तो उसकी नींद उड़ गई और दिव्या खुशी से बोली, वाओ, मेरी मेहंदी कितना सुंदर रंग लाई है। आई एम सो हैप्पी। दिव्या की बात सुन पाखी उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ती है और साथ ही उसने कहा, वाओ, क्या तुझे पता है जब मेहंदी इतनी सुंदर रचती है तो इसका मतलब क्या होता है? पाखी का सवाल सुन दिव्या भोली सी सूरत बनाकर ना में सिर हिला देती है तो पाखी ने कहा, इतनी गहरी लाल मेहंदी रचने का मतलब है कि हमारा पति हमसे बहुत प्यार करता है और तेरी मेहंदी तो बहुत अच्छा रंग लाई है, इसका मतलब कि देवांश भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दिव्या भाभी। पाखी की बात सुनकर और पाखी के मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुनकर दिव्या की गाल टमाटर की तरह लाल हो जाती है। दिव्या या पाखी अभी एक दूसरे से कुछ बोलती कि तभी धड़ाम से दिव्या के रूम का डोर खुलता है और 3 अजीब प्राणी अंदर घुसते हैं। हाँ, अजीब प्राणी से मतलब रोमी, राज और नील। ये तुम तीनों ने अपने मुंह का क्या हाल कर रखा है? यह बात पाखी ने बोली और फिर दिव्या और पाखी दोनों ही रोमी, नील और राज को देखकर हंसने लगी। उनका हंसना देख नील, राज और रोमी तीनों चीढ़ जाते हैं। साथ ही राज दिव्या और पाखी को घूरते हुए बोला, तुम दोनों क्या कोलगेट का प्रदर्शन कर रही हो? राज की बात सुन दिव्या और पाखी दोनों एकदम से चुप हो जाती है पर तभी दिव्या ने कहा, हम तुम तीनों बंदरों की शक्ल देखकर हंस रही है, ये क्या लगा कर आए हो तुम तीनों? इतना कह दिव्या फिर से हंसने लगी और साथ में पाखी भी हंस दी। तभी नील बोला, यह सब इस बेवकूफ रोमी के बच्चे ने किया है। नेट पर इसने कोई बेकार सी वीडियो देखी और ये पता नहीं इसमें क्या क्या मिला लाया।
और हमें आकर इसने बोला कि ये पैक फेस पर लगाने से फेस ग्लो करने लगेगा। देवांश और दिव्या की शादी है तो हमने सोचा हम भी फेस पैक लग लेते हैं, हमारा फेस भी ग्लो करेगा। तभी राज बोला, हमने भी ये फेस पैक लगा लिया पर ये तो रिमूव भी नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि कुछ सॉल्यूशन दो हमें। तभी रोमी बोला, तुम दोनों यहाँ पर इनसे हेल्प लेने आए हो, पर मैं तो इस मोटी भैंस का गला दबाने आया हूँ। पर क्यों? ये बात नील और राज ने चौंकते हुए पूछी। तभी रोमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो वीडियो इस मोटी भैंस ने मुझे भेजी थी। इतना सुनना था कि राज और नील पाखी को मारने के लिए भागते हैं तो रोमी भी पाखी को मारने के लिए भागता है। पर पाखी कहाँ उनके हाथ आने वाली थी। पाखी भी इधर उधर पूरे रूम में भागने लगी। तभी भागते भागते पाखी ने कहा, अरे तुम तीनों मेरी बात तो सुनो। मैंने वो वीडियो भेजी जरूर थी, पर इसलिए नहीं भेजी थी कि तुम उसे ट्राई करो। इस भूतनाथ ने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी और पहले ही फेस पैक बना लिया होगा। वो फनी वीडियो थी। उस वीडियो में भी उस लड़के ने तुम्हारे तरह वो फेस पैक बनाया और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, पर बाद में उसने इस तरह का फेस पैक बनाने के लिए मना किया था। फनी वीडियो थी इसलिए मैंने इस भूतनाथ को सेंड की थी। अब तक सब लोग भाग भाग कर थक चुके थे और अब राज और नील को रोमी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उनका अच्छा भला चेहरा खराब कर दिया। तभी रोमी ने कहा, सॉरी, मैंने वो वीडियो पूरी नहीं देखी, बस फेस पैक बनाने की रेसिपी देखी और जल्दी से बना लिया। पर मोटकी अब इसका कुछ सॉल्यूशन तो दे दे। तभी पाखी ने कहा, हाँ मुझे सॉल्यूशन पता है, उस लड़के ने वीडियो के एंड में सॉल्यूशन भी बताया था। तुम सब चलो मेरे रूम में, मैं बताती हूँ कैसे उतरेगा ये फेस पैक। और दिव्या तू तैयार हो जा, मॉम ने मुझे तुझे उठाने के लिए बोला था ताकि तू हल्दी की रस्म के लिए रेडी हो सके। ओके बोल दिव्या अपने बेड से उठी और शावर लेने चली गई। नील, राज और रोमी पाखी के साथ उसके रूम में चले गए। कुछ ही देर में पैलेस के हॉल में हल्दी की तैयारी हो चुकी थी। हॉल में एक पीले रंग का पर्दा लगा हुआ था जिसके इस तरफ और उस तरफ तो पीढ़ियां रखी हुई थी जो कि सजी हुई थी। एक पीढ़ी दिव्या के लिए थी और एक पीढ़ी देवांश के लिए, ताकि दोनों को उन पीढ़ियों पर बिठाकर जल्दी की रस्म की जाए। सब लोग हॉल में मौजूद थे। आज हल्दी थी इसलिए सबने पीले रंग के ही कपड़े पहने थे। अंजलि जी और दादी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं पाखी ने आज पीले रंग का शरारा सूट पहना हुआ था। जेंट्स में सबने पीले रंग के कुर्ते और सफ़ेद रंग के पजामा पहने थे। देवांश ने भी पीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग की सलवार पहनी थी, साथ ही बाल सलीके से सेट किए हुए थे। वहीं दिव्या ने भी पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में असली फूलों की ज्वेलरी। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। देवांश और दिव्या अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी दिव्या की नज़र उतरने के लिए उसके सिर के ऊपर से कुछ पैसे वार कर मैड्स को देती हैं और दिव्या की बलाई लेती हैं और अपनी उंगलियों को अपने सिर के दोनों तरफ फिरती हैं तो उंगलियां चटकने की आवाज़ आती है तो दादी जी, अंजलि जी सब खुश हो जाते हैं। फिर दादी जी दिव्या का माथा चूम लेती हैं। मेहंदी की रस्म शुरू होते ही वहां सॉन्ग बजने लगते। आहा 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 आहा, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा बदन दमकाओ रे। इसी के साथ कुछ लड़कियां और औरतें वहां डांस करने लगती हैं। फिर दादी जी देवांश की नज़र उतरने के लिए उसके सिर के ऊपर से कुछ पैसे वार कर मैड्स को देती हैं और देवांश की बलाई लेती हैं और अपनी उंगलियों को अपने सिर के दोनों तरफ फिरती हैं तो फिर से उंगलियां चटकने की आवाज़ आती है तो दादी जी और अंजलि जी सभी खुश हो जाते हैं। फिर दादी जी देवांश का माथा चूम लेती हैं। तभी दादी जी के कहने पर अंजलि जी मंदिर में जाती है और शगुन की हल्दी लेकर आती है और पाखी, देवांश को सबसे पहले हल्दी लगती हैं। पाखी के बाद दादी जी देवांश को हल्दी लगती हैं। दादी जी के बाद दादाजी देवांश को हल्दी लगाते हैं। दादाजी अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर देवांश के सिर पर से वार कर मैड्स को दे देते हैं। फिर राज देवांश को हल्दी लगाता है। राज के बाद नील देवांश को हल्दी लगता है। नील के बाद रोमी देवांश को हल्दी लगाता है।
सब लोग देवांश के साथ मस्ती करना चाहते थे, जैसे छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई के साथ मस्ती करते हैं, पर देवांश का नेचर जानते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देवांश को छेड़ सके। ऐसे ही सब लोग देवांश को हल्दी लगा देते हैं, तो देवांश के बोल में बची हुई हल्दी जो दिव्या को लगानी थी। आहा 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 आहा, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। दादी जी वो बोल उठाती है और दिव्या की तरफ जाती है और दिव्या के सिर पर पल्लू रखती है, तो पाखी दिव्या को हल्दी लगाने लगती हैं। पाखी के बाद अंजलि जी ने दिव्या को हल्दी लगाई और दिव्या का माथा प्यार से चूम लिया। अंजलि जी के बाद दादी जी दिव्या को हल्दी लगती हैं। फिर दादाजी दिव्या को हल्दी लगाते हैं, साथ ही कुछ पैसे दिव्या के सिर के ऊपर से वार कर मैड्स को दे देते हैं। दादाजी के बाद सुभाष जी दिव्या को हल्दी लगाते हैं और साथ ही प्यार से दिव्या के सिर पर हाथ फेरते हैं और दिव्या का माथा प्यार से चूम लेते हैं। सभी बड़ों के दिव्या को हल्दी लगा देने के बाद रोमी, नील, राज और पाखी दिव्या को हल्दी लगाते हैं। असल में ये लोग दिव्या को हल्दी नहीं लगा रहे थे, बल्कि दिव्या को हल्दी से नहला रहे थे। 5 ही मिनट में इन सभी ने दिव्या के सारे कपड़े और सारा मुंह हाथ हल्दी से भर दिया था। दादी जी के डांटने के बाद ये सब दिव्या से दूर हो जाते हैं और तभी दादी जी ने दिव्या और देवांश से कहा, दिव्या, देवांश बच्चे तुम दोनों अभी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और फिर दोबारा बैठ जाओ। दादी जी के कहने के अनुसार दिव्या और देवांश दोनों पहले अपनी जगह पर खड़े होते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं। अब तुम दोनों खड़े हो जाओ और नहा लो, ये बात दादी जी ने दिव्या और देवांश दोनों को देखते हुए कही। देवांश दादी की बात सुनकर तुरंत ऊपर चला जाता है। देवांश के जाते ही दिव्या भी ऊपर अपने रूम में जाती है। दिव्या रूम जाकर डोर खोलती के उससे पहले ही कोई दिव्या को अंदर खींच लेता है। दिव्या चीखती चिल्लाती उससे पहले ही देवांश दिव्या के मुंह पर हाथ रख देता है और साथ ही देवांश ने दिव्या के कान के पास जाकर कहा, क्या कर रही हो लिटिल बेबी? अभी कोई आ जाता तुम्हारी चीख सुनकर। देवांश की बात सुनकर दिव्या देवांश को उसके मुंह से हाथ हटाने के लिए इशारा करती है, तो देवांश दिव्या के मुंह से हाथ हटा लेता है। तभी दिव्या ने कहा, देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं सब लोगों ने तुम्हें हल्दी लगाई, पर मैंने नहीं लगाई, जबकि तुम पर सबसे पहला हक मुझे है। इसलिए मैं अपना हक पूरा करने आया हूँ, तुम्हें हल्दी लगाने आया हूँ। इस वक्त देवांश किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। अगर दुनिया वाले इस देवांश से कभी मिलेंगे तो देवांश का उनके अंदर से सारा खौफ खत्म हो जाएगा। पर देवांश जो दिव्या के लिए था, वो किसी को के लिए कभी नहीं बन सकता था। दुनिया के लिए वो एक हार्टलेस माफिया था, पर दिव्या के लिए वो कोई एंजल की तरह था। तभी दिव्या ने देवांश से कहा, देव, मुझे देखो, तुम उन लोगों ने मेरे पूरे फेस पर हाथों पर इतनी हल्दी लगाई है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं भी हल्दी लगा पाओगे। तभी देवांश ने दिव्या का दुपट्टा दिव्या के बदन से अलग किया और टेबल पर रखे बोल में से अपने हाथ पर थोड़ी सी हल्दी ली और उसे दिव्या की गोरी नेक पर लगाने लगा। देवांश के हाथ अपनी नेक पर महसूस कर दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी देवांश ने दिव्या के पेट पर अपने हाथ रखे और उसके पूरे पेट पर हल्दी लगा दी। देवांश ने धीरे से दिव्या के कान में कहा, ओपन योर आइज लिटिल बेबी। देवांश की बात सुन दिव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देवांश की तरफ देखा, जो कि उसे ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। फिर देवांश ने हल्दी ली और अपने घुटनों के बल नीचे बैठा और दिव्या की आंखों में देखते हुए अपने हाथ दिव्या के लहंगे के अंदर डाले और देवांश के हाथ दिव्या की पूरी लेग्स और थाइज पर हरकत करने लगे। इस पल को दिव्या सिहर उठी थी, उसकी बॉडी हल्की हल्की शिवरिंग कर रही थी। दिव्या की पूरी टांगों पर हल्दी लगाने के बाद देवांश उठा और दिव्या की कमर पर हाथ रख उसे उल्टा किया। अब दिव्या की गोरी पीठ देवांश की तरफ थी। देवांश ने हल्दी ली और दिव्या की पूरी पीठ पर उसने हल्दी लगाई। साथ ही अब देवांश दिव्या के कान में सेडक्टिव वॉइस में बोला, देवांश रायचंद को अपना हक अच्छे से लेना आता है लिटिल बेबी उर्फ लिटिल वाइफी। इतना कह देवांश दिव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बाथरूम की तरफ ले जाता है। दिव्या तो देवांश को रजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो चुपचाप देवांश जो कर रहा था उसे करने दे रही थी।
बाथरूम में जाकर देवांश दिव्या को शावर के नीचे खड़ा करता है और साथ ही अब वो दिव्या की आंखों में इंटेंस नजरों से देख रहा था। दिव्या भी देवांश की आंखों में देख रही थी, जहां उसे खुद को अपना बनाने की खुमारी दिख रही थी। देवांश अपना हाथ धीरे से दिव्या के सिर के ऊपर ले जाता है और शावर ऑन कर देता है। शॉवर का पानी दिव्या और देवांश दोनों को भीगो रहा था। साथ ही अभी भी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए ही अपना हाथ दिव्या के चेहरे पर ले जाता है। अब धीरे धीरे कर देवांश दिव्या को छूने लगता है, पर देवांश इससे आगे बढ़ता तभी दिव्या उसे रोक देती है। देव, प्लीज रुक जाओ। दिस फीलिंग इज वेरी वेयर्ड। आई कांट डू दिस, प्लीज। देवांश कुछ पल दिव्या की आंखों में देखता है और फिर उसने कहा, ओके, मैं जा रहा हूं। इतना कह देवांश दिव्या को एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। दिव्या देवांश को जाते देख रोकना तो चाहती थी, पर उसकी अलग सी फीलिंग्स जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी, वो फीलिंग्स दिव्या को रुकने पर मजबूर कर रही थी। यह नहीं था कि दिव्या देवांश से प्यार नहीं करती थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि वो देवांश के साथ ओपनली सब कुछ कर सके। हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे को अपना आप सौंप दिया है, पर उस वक्त दिव्या अपने होशो हवास में नहीं थी। यही सब सोचते हुए दिव्या शावर लेती है और शावर लेकर अपने रूम में आ जाती है। हल्दी का फंक्शन खत्म होते होते दोपहर के 3 बज चुके थे और इस वक्त सब लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि शाम को संगीत होने वाला। शादी भले ही कम लोगों के बीच हो रही थी, पर दादी जी के कहने के अनुसार दिव्या और देवांश की शादी के सारे फंक्शन हो रहे थे। आखिर उनके घर करीब 20 से 25 साल बाद किसी की शादी हो रही थी। उनकी अगली जनरेशन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, तो उनकी शादी रूखी सूखी कैसे हो सकती थी। रात का वक्त 8 बजे। सब लोग संगीत के लिए तैयार हो रहे थे। संगीत की सारी तैयारी गार्डन में की गई थी और संगीत का ड्रेस कोड था ऑफ व्हाइट एंड रेड, इसलिए सारी डेकोरेशन भी ऑफ व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ की गई थी। इस वक्त सभी अपने अपने रूम में थे, क्योंकि संगीत का टाइम 9 बजे का रखा गया था। कुछ ही देर में सब लोग धीरे धीरे हॉल में आने लगते हैं। इस वक्त सभी लोग हॉल में खड़े थे। दादाजी ने ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, जिसके साथ उन्होंने रेड कलर की बास्केट कैरी की हुई थी। वहीं दादी जी ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके बॉर्डर पर रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ था। उसके बाद सुभाष जी ने ऑफ व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसके साथ उन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वहीं अंजलि जी ने भी ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज रेड कलर था और साथ ही उनकी साड़ी के बॉर्डर पर रेड कलर का हेवी वर्क किया हुआ था। वहीं पाखी ने रेड कलर का लहंगा वियर किया हुआ था, जिसके साथ उसने ऑफ व्हाइट कलर का हेवी वर्क वाला दुपट्टा किया हुआ था। वहीं नील, राज और रोमी ने सेम टू सेम कपड़े पहने हुए थे, जैसे उन्होंने अपनी एक थीम बनाई हुई हो। इन तीनों ने ऑफ व्हाइट कलर के कुर्ते के साथ ऑफ व्हाइट कलर के ही सलवार कैरी की हुई थी, साथ में रेड कलर की बास्केट पहनी हुई थी। बाल जेल से सेट थे। यह तीनों तो आज जहर लग रहे थे। बट हमारे दूल्हा दुल्हन कहाँ है भाई? सब दिव्या और देवांश का वेट कर ही रहे थे कि उन लोगों को कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो सब लोग एक साथ सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, तो दिव्या और देवांश दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। असल में देवांश ने जबरदस्ती दिव्या का हाथ पकड़ा हुआ था। दिव्या तो कब से देवांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे सबके सामने ऐसे जाने में शर्म आ रही थी। दिव्या ने वहीं ऑफ व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो देवांश ने मॉल में दिव्या को ट्राई करने के लिए दिया था। दिव्या ने ऑफ व्हाइट लहंगे के साथ हेवी रेड दुपट्टा कैरी किया हुआ था, साथ में रेड कलर में डायमंड की हेवी ज्वेलरी। वहीं देवांश ने ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जिस ऊपर दिल वाली जगह पर एक रेड डायमंड का ब्रोच लगा हुआ था। दिव्या और देवांश को एक दूसरे के साथ देख दादी जी उनकी बलाई ले लेती है। अब सब लोग गार्डन में जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े सोफा सेट रखे हुए थे, चेयर्स लगी हुई थी और साथ में पूरा स्टेज लगा हुआ था। आज कुछ जरूरी मेहमानों को और पड़ोसियों को भी इनवाइट किया गया था। कुछ ही देर में संगीत शुरू हो जाता है। वैसे तो संगीत की तैयारी करने के लिए इन सब के पास इतना टाइम नहीं था, फिर भी बेस्ट से बेस्ट डांसर को बुलाया गया था, ताकि आज के संगीत की रिहर्सल ये सब कर सके और संगीत में धूम मचा सके।
सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं तो एक होस्ट स्टेज पर आता है। ये होस्ट है रोहित शर्मा, जो है देवांश का पर्सनल मैनेजर। वो स्टेज पर आकर बोलता है, हेलो एवरीवन, आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज के संगीत के लिए, दिव्या और देवांश रायचंद के संगीत के लिए। सो रायचंद परिवार के बड़े बेटे की शादी है, धमाल करना तो बनता ही है, क्या कहते हैं आप सब? रोहित के इतना कहते ही सब लोग हूटिंग करने लगते हैं। ओके ओके प्लीज वेट, आज धमाल भी होगा और कमाल भी होगा, क्योंकि अब जो स्टेज पर डांस करने के लिए आ रहे हैं उनकी जोड़ी है लाजवाब। सो दिल थाम लीजिए, पहली परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं। इतना कहकर होस्ट रुक जाता है और अब वो बोला, भाई मैं क्यों बताऊं, आप खुद देख लो। मैं इतना भी फ्री नहीं हूं। अरे हाँ, याद आया, मुझे तो खाना खाने जाना है। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आया पेट पूजा करके। रोहित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और साथ ही सब तालियां भी बजा रहे थे। तभी सतीश दादाजी और कृष्णा दादी जी स्टेज पर आते हैं। उन दोनों ने दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उनके स्टेज पर आते ही एक सॉन्ग प्ले होता है। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पर कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पर कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। दादाजी और दादी जी एक रोमांटिक डांस प्ले कर रहे थे, जिसमें दादी जी की बहुत शर्म भी आ रही थी। कुछ देर बाद दादाजी और दादी जी का डांस खत्म हो जाता है तो दादी जी शर्मा कर स्टेज से उतर जाती है। बाकी सब उनके इस परफॉर्मेंस पर खुश होकर तालियां बजा रहे थे। तभी फिर से रोहित स्टेज पर आ जाता है। कैसा लगा हमारे सबसे जवां और हंसी कपल का डांस? उसकी बात सुन सब तालियां बजाने लगते हैं तो रोहित ने कहा, तो दोबारा से दिल थाम कर बैठिए, अब स्टेज पर आ रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप सब यहाँ किस लिए आए हो खुद देख लो ना। इतना कहकर रोहित स्टेज से नीचे उतर जाता है और तभी स्टेज के सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट के नीचे एक कपल खड़ा था। तभी वहां एक सॉन्ग प्ले होता है, जन 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूंगा, जन 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूंगा। इसी के साथ दिव्या और देवांश उस स्पॉटलाइट के नीचे डांस करते हुए थिरकते हैं। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के सदा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इसी के साथ देवांश दिव्या को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और गोल गोल घुमाने लगता है। दिव्या भी अपने हाथों को ऊपर की तरफ हवा में फैला लेती है। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। इन लाइन को गाते हुए देवांश दिव्या को नीचे उतरता है और दिव्या की उंगली पकड़कर गोल घुमाते उसको अपनी बाहों में भर लेता है। मेरी दुआओं में आती बस यही आवाज है, मेरी हो के सदा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इन लाइन को गाते हुए देवांश दिव्या के पैरों को अपने पैरों पर रखकर दिव्या को अपने करीब कर लिया, वहीं उसके दोनों हाथ दिव्या की कमर पर रखे हुए थे। दिव्या के दोनों हाथ देवांश के शोल्डर पर थे। दोनों बहुत ही पैशनेट तरीके से डांस कर रहे थे और उनका ये कपल डांस देख सब लोग हूटिंग करने लगते हैं और विसल बजाने लगते हैं। कुछ देर बाद देवांश और दिव्या का डांस खत्म हो जाता है और वो दोनों स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। एक बार फिर से रोहित स्टेज पर आ जाता है। वाह वाह, क्या रोमांटिक कपल डांस था, क्या कहते हैं आप सब? तो उसकी बात का जवाब सब हूटिंग करते हुए देते हैं। उसके बाद रोमी, नील और राज के साथ पाखी भी डांस करती है। इन चारों के स्टेज पर आते ही गाना बजता है। अरे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। अरे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। नील, राज, रोमी और पाखी हाथ जोड़कर इधर उधर होते हुए पूरे स्टेज पर ग्रुप डांस करने लगते हैं। नील, राज और रोमी ने जो सेम ड्रेस अप किया हुआ था वो सेम ड्रेस अप इनके डांस कर चार चांद लगा रहा था। अरे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। नील, पाखी, राज और रोमी दिव्या और देवांश को भी स्टेज पर ले जाते हैं और इनके आगे पीछे घूमते हुए आगे के लिरिक्स गाते हुए डांस करने लगते हैं। अरे वाह वाह राम जी,
जोड़ी क्या बनाई। जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। इनके डांस के बाद अंजलि जी और सुभाष जी डांस करते हैं। अंजलि जी और सुभाष जी के स्टेज पर आते ही सॉन्ग शुरू होता है। बोले चूड़ी पायलिया बोले। बोले चूड़ी पायलिया बोले। आजा डोली लेके आज सजना। बोले चूड़ी पायलिया बोले। बोले चूड़ी पायलिया बोले। आजा डोली लेके आज सजना। हाथों में मेहंदी हो, मांग मेरी सिंदूरी हो। तेरे नाम का किया श्रृंगार हो ये श्रृंगार। इसी सॉन्ग के साथ अंजलि जी और सुभाष जी काफी रोमांचक डांस कर रहे थे। They both are looking very romantic. हाथों में मेहंदी हो, मांग मेरी सिंदूरी हो। तेरे नाम का किया श्रृंगार हो ये श्रृंगार। मेरे रूप की आई बाहर के दिल परदेसी हो गया। मेरे रूप की आई बाहर के दिल परदेसी हो गया। के दिल परदेसी हो गया। इसी सॉन्ग के खत्म होते ही अंजलि जी और सुभाष जी का डांस खत्म हो जाता है और सभी लोग हूटिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे अब रात हो रही थी और सब लोग डिनर करने लगते हैं। अब तक रात के 2 बज चुके थे और सब लोग थक चुके थे। सबको अभी आराम करना था क्योंकि कल शादी थी। अगली सुबह रायचंद पैलेस। आज शादी का दिन था और शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। आज रायचंद पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरा रायचंद पैलेस अलग अलग तरह के फूलों से सजाया गया था। पैलेस के ही गार्डन में मंडप सजाया गया था क्योंकि शादी गार्डन में होने वाली थी। शादी पूरे रीतों और रिवाजों के साथ होनी थी। पंडित जी मंडप में पूजा के लिए बैठे हुए थे। सब लोग गार्डन में मौजूद थे। पंडित जी कुछ कार विहार करते हैं, फिर दादी जी को देखकर बोलते हैं, जजमान वर को बुलाया जाए। शादी का मुहूर्त हो चुका है। पंडित जी के इतने कहते ही दादी जी रोहित को देखती है, जैसे कह रही हो कि देवांश के फ्लोर पर जाकर देखे, अगर वो तैयार हो गया है तो आ जाए। दादी जी की नज़रों को समझते हुए रोहित गार्डन से पैलेस के अंदर की तरफ जाता है। रोहित देवांश के फ्लोर के लिए लिफ्ट में जाता कि उससे पहले ही देवांश लिफ्ट से बाहर आता है। देवांश ने लाइट पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जिसके ऊपर रियल गोल्ड का वर्क किया हुआ था। देवांश ने गोल्डन कलर की पगड़ी पहनी हुई थी जिसके ऊपर पिंक कलर का डायमंड ब्रॉच लगा हुआ था। जैसा देवांश की पगड़ी पर ब्रॉच लगा हुआ था वैसा ब्रॉच ही उसकी शेरवानी के कुर्ते पर लगा हुआ था और इसके पैरों में गोल्डन कलर की जुतियां पहनी हुई थी। साथ में उसके हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और डायमंड की रिंग थी। देवांश के एक हाथ में गोल्डन तलवार थी। देवांश मॉडर्न जमाने का राजा लग रहा था। देवांश को देख रोहित कुछ कहता उससे पहले देवांश आगे की ओर बढ़ जाता है। रोहित उसके पीछे पीछे जाने लगता है। देवांश गार्डन में जाता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। बहुत से कैमरामैन बुलाए गए थे फोटोग्राफी के लिए, पर किसी को भी कोई भी फोटो या वीडियो बाहर लीक करने की इजाज़त नहीं थी। ना ही कोई ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था क्योंकि देवांश यानी कि मौत के देवता को सब जानते थे। उनको पता था कि देवांश एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जिसके लिए किसी की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। देवांश सबको इग्नोर कर मंडप की तरफ बढ़ जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। पंडित जी कुछ विधि जो दूल्हे को करनी होती है वो देवांश से करवाते हैं। फिर वो दोबारा से दादी जी की तरफ देखकर कहते हैं, जजमान वधू को बुलाइए। उनके इतना कहते ही राज, रोमी, नील और रोहित सब ऊपर चले जाते हैं। यह सब दिव्या के रूम में पहुंचते हैं और गेट नॉक करते हैं हुए अंदर जाते हैं। अंदर दिव्या दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह से तैयार बैठी हुई थी। दिव्या ने आज देवांश के मैचिंग का पिंक कलर का हेवी ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। दिव्या को मुंबई की बेस्ट ब्यूटिशियन ने तैयार किया था जो कि स्पेशल मुंबई से दिल्ली आई थी। दिव्या ने हेवी ब्राइडल मेकअप किया हुआ था। सर पर हेवी दुपट्टा, मांग टीका, नाक में नथनी, कानों में झुमके, गले में हेवी हार, हाथों में भर भर कर पिंक कलर की चूड़ियां, हाथ में गोल्डन पर्स, पैरों में हील्स। दिव्या की सारी ज्वेलरी डायमंड की थी और उसके लहंगे पर रियल गोल्ड का वर्क किया हुआ था। दिव्या भी किसी मॉडर्न रानी की तरह लग रही थी। दिव्या के साथ इस वक्त पाखी और कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। नील, राज, रोमी दिव्या के पास जाते हैं और सब उसको हक करते हैं। सभी ही बचपन से दोस्त थे।
और दिव्या अब उनकी भाभी भी थी और बचपन की दोस्त तो थी ही, इसलिए सब उसके लिए बहुत खुश थे। फिर नील, राज, रोमी और रोहित एक लाल रंग का दुपट्टा दिव्या के सिर के ऊपर चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। उस दुपट्टे के बीच में दिव्या और पाखी चल रही थी। पाखी ने दिव्या को कंधे से होल्ड किया हुआ था। उनके पीछे 3-4 लड़कियां और चल रही थी। सब लोग दिव्या को नीचे गार्डन में ले जाते हैं। गार्डन में रहे सब लोग, दादी जी, दादाजी, अंजलि जी, सुभाष जी ले बाकी सब दिव्या को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश हो गए थे। दिव्या बहुत प्यारी लग रही थी। दादी जी अंजलि जी को आंखों से कुछ इशारा करती है तो अंजलि जी दिव्या के पास जाती है और अपनी आंखों के कोने से थोड़ा सा काजल लेकर दिव्या के कान के पीछे लगाती है और साथ ही बोलती है कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी है और दुल्हन के जोड़े में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल किसी रानी की तरह। इतना कह अंजलि जी दिव्या के माथे को प्यार से चूम लेती हैं और दिव्या के सिर से पल्लू उसके मुंह तक कर देती हैं ताकि शादी पूरी होने तक दिव्या का चेहरा छुपा रहे। इतना कर अंजलि जी साइड हट जाती है और बाकी सब दिव्या को मंडप की तरफ ले जाते हैं। देवांश की नज़र दिव्या पर जाती है तो उसकी धड़कन जैसे मानो थमसी गई थी। दिव्या धीरे धीरे कदमों से मंडप की तरफ जाती है तो देवांश अपनी जगह से खड़े होकर सीढ़ियों की तरफ जाता है और दिव्या के आगे अपना एक हाथ बढ़ा देता है। दिव्या एक नज़र देवांश को अपने घूंघट के बीच में से देखती है, फिर उसके आगे बढ़े हुए हाथ में अपना हाथ रख देती है। देवांश दिव्या को ऊपर तरफ ले जाता है तो नील, पाखी, राज, रोमी और रोहित एक जगह खड़े हो जाते हैं। देवांश और दिव्या मंडप के बीचों बीच जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो पंडित जी शादी की विधि पढ़ने लगते हैं। फिर वरमाला की विधि करने के लिए कहते हैं तो पाखी और अपने हाथ में वरमाला की थाल लिए मंडप पर चढ़ जाती हैं और दिव्या और देवांश अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। पाखी एक वरमाला देवांश के हाथ में देती है और दूसरी वरमाला दिव्या के हाथ में देती है। पाखी दोनों को वरमाला देने के बाद नीचे उतर जाती है तो दिव्या और देवांश एक दूसरे को वरमाला पहनाने लगते हैं, पर देवांश दिव्या को वरमाला पहनाता उससे पहले ही राज और रोमी दिव्या को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। उनकी इस हरकत पर देवांश राज और रोमी अपने दोनों भाइयों को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है, पर राज और रोमी इस बात की परवाह नहीं करते और दिव्या को अपने कंधे पर उठाए रहते हैं तो देवांश दिव्या को माला नहीं पहना पाता। मंडप में हो रहे इस सीन को देखकर रोहित और नील भी मंडप की तरफ बढ़ जाते हैं और देवांश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं, जिससे देवांश झट से दिव्या के गले में वरमाला डाल देता है तो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और दिव्या और देवांश के ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। देवांश के दिव्या को वरमाला पहनाने के बाद रोहित और नील देवांश को नीचे उतर देते हैं और राज और रोमी भी दिव्या को अपने कंधे से नीचे उतर देते हैं। देवांश चारों को नीचे जाने का इशारा करता है तो चारों दुम दबाकर मंडप से नीचे भाग जाते हैं। उनकी इस हरकत पर वहां पर रहे सभी लोगों को हंसी आ जाती है। अब बारी थी दिव्या की देवांश को वरमाला पहनाने की, तो दिव्या अपने हाथों में वरमाला लिए अपना हाथ ऊपर करती हैं तो तुरंत ही देवांश दिव्या के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपना सिर झुका लेता है, जिससे दिव्या आसानी से देवांश को वरमाला पहना देती है। देवांश ने जो अभी किया उससे सब हैरान हो जाते हैं कि देवांश रायचंद दटी डॉटर अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि सबके सामने अपनी बीवी के आगे घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठा है। और साथ ही सब लोग तालियां भी बजाने लगते हैं और उन दोनों पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। इसके बाद देवांश और दिव्या दोनों फिर से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी गठबंधन के लिए दूल्हे की बहन को बुलाते हैं तो पाखी मंडप की तरफ जाती है और देवांश की चुन्नी के एक साइड से दिव्या की चुन्नी के एक साइड बहुत जोर से बांध देती है कि यह बंधन खुले ना। गठबंधन कर पाखी नीचे उतर जाती है। वहीं पंडित जी आगे की विधि शुरू करते हैं। फिर कुछ ही देर में वो बोलते हैं कि वधू के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाइए। वधू के माता पिता को बुलाने पर अंजलि जी और सुभाष जी दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और मंडप की तरफ बढ़ जाते हैं। सुभाष जी दिव्या का हाथ लेकर देवांश के हाथ में रख देते हैं और दिव्या के सिर पर हाथ कर दोनों मंडप से नीचे आ जाते हैं। भले ही देवांश अंजलि जी और सुभाष जी को पसंद नहीं करता था, पर वो दोनों दिव्या के लिए उसके माँ बाप थे, जिस वजह से देवांश ने कन्यादान की रस्म करने के लिए उनको नहीं रोका।
कुछ ही देर में पंडित जी कहते हैं कि अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाओ, तो दिव्या और देवांश अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लेने शुरू करते हैं। पहले 4 फेरों में देवांश आगे था और दिव्या उसके पीछे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा हुआ था। सभी लोग इन दोनों के ऊपर फूलों की बारिश किया जा रहे थे। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, 7 फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। अगले 3 फेरों में दिव्या आगे होती है और देवांश उसके पीछे। दिव्या का एक हाथ देवांश ने कस के पकड़ा हुआ था और एक हाथ से दिव्या अपना लहंगा संभाले आगे आगे चल रही थी। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, 7 फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाते हुए, हर सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाते हुए इनके 7 फेरे पूरे हो जाते हैं। फेरे पूरे होते ही पंडित जी दोनों को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलते हैं, तो दिव्या और देवांश दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। इतना कहकर पंडित जी देवांश के आगे एक बढ़ा देते हैं। देवांश अपने हाथ में एक चुटकी सिंदूर लेता है, तो अंजलि जी जल्दी से आकर दिव्या का घूंघट ऊपर कर देती हैं, तो देवांश दिव्या की मांग में सिंदूर भर देता है। तभी दिव्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती है, साथ ही थोड़ा सा सिंदूर दिव्या के नाक पर गिर जाता है। दिव्या के नाक पर गिरे सिंदूर को देखकर अंजलि जी और दादी जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। देवांश के दिव्या की मांग में सिंदूर भरते ही अंजलि जी दिव्या का घूंघट ठीक कर देती हैं और नीचे उतर जाती है। साथ ही अब पंडित जी कहते हैं, अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएं। इतना कहकर पंडित जी देवांश के आगे एक थाल बढ़ा देते हैं, जिसमें एक व्हाइट गोल्ड की चैन के साथ व्हाइट डायमंड का पेंडेंट बना हुआ था। उस पेंडेंट में डबल टी का सिंबल था, जो कि देवांश ने स्पेशल डिजाइन करवाया था। देवांश मंगलसूत्र दिव्या के गले में पहना देता है। देवांश के दिव्या के गेल में मंगलसूत्र पहनाते ही वहां पूरे गार्डन में फिर से तालियों की आवाज गूंज जाती है। साथ ही अब पंडित जी ने कहा, आप दोनों की शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी के ये कहते ही देवांश और दिव्या अपनी जगह से उठ जाते हैं और देवांश दिव्या की दादाजी के पास ले जाता है। दिव्या और देवांश दोनों दादाजी के पैर छूते हैं, तो दादाजी खुश रहो, सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देते हैं। अब देवांश दिव्या को दादी जी के पास ले जाता है, तो दोनों दादी जी के पैर छूते हैं, तो दादी जी सदा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दोनों को देती हैं। दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद लेने के बाद देवांश दिव्या का हाथ पकड़कर एक साइड खड़ा हो जाता है। वो अंजलि जी और सुभाष जी के पास नहीं जाने वाला था, ये बात तो सबको पहले से ही पता थी। और यह देखकर अंजलि जी और सुभाष जी के चेहरे पर उदासी छा जाती है, पर फिर दोनों दिव्या के लिए हल्का सा मुस्कुरा देते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। उनके बेटे के साथ शादी हो चुकी थी, इसलिए अब देवांश और दिव्या कुछ फोटोज करवाते हैं। दिव्या अब तक काफी थक चुकी थी, ऊपर से शादी की इतनी रस्में थी कि उसने कुछ खाया भी नहीं था। देवांश दिव्या के फेस पर थकावट साफ देख सकता था, इसलिए इसके तुरंत फोटोग्राफर को इशारे से रोक दिया। देवांश ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे पैलेस के अंदर ले जाने लगा, पर देवांश दिव्या को पैलेस के अंदर लेकर जाता कि दादी जी दिव्या और देवांश को अंदर आने से रोक देती हैं। दादी जी देवांश और दिव्या को देखते हुए, देवांश दिव्या बच्चे रुको, तुम दोनों ऐसे अंदर नहीं आ सकते। माना कि हमारी ही बेटी हमारे घर आई है शादी करके, पर पहले दिव्या इस घर की बेटी थी, पर अब वो इस घर की बहू है, इसलिए मैंने गार्डन में शादी करवाने का बोला था कि दिव्या का गृह प्रवेश किया जा सके। पर दादी दिव्या अभी देवांश कुछ बोलता कि दिव्या देवांश का हाथ कसकर पकड़ लेती है। देवांश दिव्या को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। देवांश समझ जाता है कि दिव्या भी ये सब करना चाहती है, इसलिए देवांश अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था कि इतना सब ताम झाम करने की क्या जरूरत थी। तभी एक मेड दिव्या के पैरों के पास चावल से भरा एक कलश रखती है और उसके थोड़ा आगे आलते से भरा हुआ थाल रखा हुआ था, जिसके सामने ही एक सफेद शीट रखी हुई थी।
दिव्या कन्फ्यूजन से दादी जी और अंजलि जी को देखती है तो दादी जी एक मेड की तरफ देखती है। मेड जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी पूजा की थाल दादी जी के हाथ में दे देती हैं तो दादी जी दिव्या और देवांश की आरती करती है और दिव्या और देवांश के माथे पर कुमकुम का तिलक और चावल के अक्षत लगाती है। उसके बाद दादी जी दिव्या के माथे पर कुमकुम का तिलक और चावल के अक्षत लगाती है। इसके बाद दादी जी दोनों की आरती उतारती हैं और दिव्या और देवांश को कुछ मीठा खिलाती हैं। इस रस्म के बाद दादी जी थोड़ा साइड हो जाती है, साथ ही अब वो दिव्या से बोली, दिव्या बेटे, इस चावल से भरे कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की तरफ धकेल दो और थोड़ा जोर से धकेलना ताकि कलश में रखे चावल दूर तक फैले, क्योंकि कहा जाता है कि जितने दूर तक यह अक्षत के चावल जाते हैं उतना ही अच्छा होता है। दादी जी की बात सुन दिव्या हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है और अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाकर कलश को अंदर की तरफ धकेल देती है। दिव्या के ऐसा करते ही चावल के अक्षत दूर तक फैल जाते हैं, जिसे देख अंजलि जी और दादी जी के फेस पर मुस्कान आ जाती है। देवांश, दिव्या, अब तुम दोनों घर अंदर अपना दाहिना पर रख कर आगे बढ़ो और दिव्या तुम्हारे सामने जो आलते से भरा थाल है इसमें पहले अपना दाहिना पैर डालो, फिर अपना बायां पैर डालो। उसके बाद तुम्हारे आगे जो शीट रखी है उसके ऊपर तुम अपना दाहिना पैर रखो, फिर आगे बढ़ जाओ। जैसा जैसा दादी जी ने कहा दिव्या वैसा वैसा करती गई और देवांश भी दिव्या के साथ आगे आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में सब रस्में पूरी हो चुकी थी। देवांश दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने फ्लोर पर ले जाता है। अब तक दोपहर हो चुकी थी, सभी थक चुके थे और किसी ने भी शादी के चलते खाना नहीं खाया था। फिलहाल सब लोग फ्रेश होकर पहले खाना खाने वाले थे, उसके बाद सब रेस्ट करने वाले थे। देवांश दिव्या को लेकर अपने रूम में जाता है और दिव्या को ज़मीन पर उतर कर कहता है, लिटिल बेबी, तुम बहुत थक गई हो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवा देता हूँ। खाना खाकर तुम सो जाना। इतना कहकर देवांश दिव्या को बाथरूम जाने का इशारा करता है तो दिव्या तुरंत बाथरूम की तरफ चली जाती है और देवांश खुद कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालकर रूम से बाहर निकल जाता है। देवांश अपने रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में अलग से बाथरूम था। कुछ देर बाद देवांश शावर लेकर स्टडी रूम में आता है और किसी को मैसेज करने के बाद स्टडी रूम में रहे सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है। वहीं रूम में बाथरूम में दिव्या ने शावर ले लिया था और इस वक्त उसने देवांश का व्हाइट कलर का ओवरसाइज बाथरूम पहना हुआ था। दिव्या देवांश के सामने किसी छोटे से खरगोश के बच्चे के जैसी थी, इसलिए उसको ये बाथरूम बहुत ही बड़ा महसूस हो रहा था। इस वक्त दिव्या बहुत क्यूट लग रही थी। दिव्या गुस्से में खुद से बोलती, दिव्या तू कितनी स्टूपिड है, तुझे देव ने बोला कि बाथरूम जाओ, वो फ्रेश हो जाओ और तू आ गई। पहले अपने रूम से अपने कपड़े तो ले आती पहनने के लिए। अब मैं ये इतना बड़ा किसी पहलवान का बाथरोब पहन कर मैं बाहर जाऊं? दिव्या खुद से ही बड़बड़ किए जा रही थी, पर उसको बाहर तो जाना ही था। इसलिए दिव्या हल्के से बाथरूम का डोर खोलती है और बाहर अपना मुंह निकाल कर देखती है तो बाहर उसे देवांश कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो दिव्या राहत की सांस लेती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। पर जैसे ही दिव्या बाथरूम से बाहर आती है, दूसरी तरफ से स्टडी रूम का डोर खुलता है और देवांश बाहर आता है। देवांश को रूम में देखकर दिव्या चीख पड़ती है, साथ ही वो बोली, देव आप कहाँ से आ गए? अभी यहाँ पर कोई नहीं था, फिर आप कैसे? इतना बोलकर दिव्या अपना सिर झुका लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रूम में और भी रूम होगा, क्योंकि दिव्या पहली बार 4th फ्लोर पर आई थी और अभी वो देवांश के रूम में आते ही बाथरूम चली गई थी। बेचारी को कहाँ से कुछ अंदाजा होता। देवांश दिव्या को ऊपर से नीचे तक पूरा देखता है तो दिव्या को अपने बाथरूम में देखकर, जिसमें दिव्या सच में सफ़ेद खरगोश का बच्चा लग रही थी, देवांश दिव्या को देखकर हंसने लगता है तो दिव्या बुरी तरह चिढ़ जाती है। दिव्या को चिढ़ता देख देवांश अपनी हंसी कंट्रोल करता है। साथ ही अब वो अपने वार्डरोब को खोलता है और उसमें से दिव्या के लिए कंफर्टेबल पिंक सतीन का नाइट सूट निकल कर लाता है। देवांश दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है और अपना हाथ दिव्या के तरफ बढ़ा देता है। देवांश के हाथ में अपने लिए नाइट वियर देखकर दिव्या हैरान हो जाती है और इसी हैरानी से अब वो देवांश को देखती है तो देवांश उसे सूट लेने का इशारा करता है तो दिव्या देवांश के हाथ से सूट ले लेती है और तुरंत बाथरूम में घुस जाती है।
देवांश ने दिव्या के लिए सारा वार्डरोब पहले से ही सेट करवा दिया था। इस फ्लोर के हर रूम में हर जगह दिव्या के यूज की जो भी चीजें थी वो रखी हुई थी। करीब 5 मिनट बाद दिव्या अपना नाइट वियर पहनकर बाथरूम से बाहर आती है कि तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। देवांश अपनी जगह से उठता है और सामने खड़ी मेड के हाथ से लंच ले लेता है और डोर लॉक करके लंच कॉफी टेबल पर रखता है और सोफे पर बैठकर दिव्या को देखता है। दिव्या चुपचाप खड़ी हुई थी। अब वो काफी रिलीफ पर रिलैक्स फील कर रही थी जो कि देवांश भी देख सकता था। देवांश एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिव्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। दिव्या हैरानी से देवांश को देखती है, फिर वो अच्छे से देवांश को गोद में बैठ जाती है और अपनी सिर झुका लेती है। देवांश अपने हाथ से एक बाइट लेकर दिव्या के आगे कर देता है तो दिव्या भी चुपचाप खाने लगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। अब देवांश दिव्या को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और साथ ही खुद भी खा रहा था। देवांश तो हमेशा से ही कम बोलता था और अभी के लिए दिव्या भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ ही देर में दोनों का खाना हो जाता है तो देवांश अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। देवांश दिव्या को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास लेट जाता है। देवांश दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और दिव्या के फोरहेड पर किस करके आंखें बंद कर लेता है। दिव्या भी देवांश के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। देवांश ने आज कितने सालों बाद वही फीलिंग फील की थी जो वो आज से 4 साल पहले किया करता था। बचपन से देवांश को दिव्या को अपनी बाहों में भरकर सोने की आदत थी। देवांश दिव्या और बाकी सबके सोने के बाद दिव्या के रूम में जाया करता था और दिव्या को अपनी बाहों में भरकर सोया करता था और सुबह सबके उठने से पहले वो अपने रूम में चला जाता था। देवांश ही जानता है कि उसने यह 4 साल दिव्या से दूर लंदन में कैसे गुजारे हैं। हर रात वो सो नहीं पाता था क्योंकि उसे दिव्या की आदत थी जिसके बिना उसे नींद नहीं आती थी और देवांश रात रात भर जाग कर काम करता रहता था। रात का वक्त 8 बजे। सभी लोग डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। देवांश भी यही था। वो आना तो नहीं चाहता था पर दिव्या उसे धक्के से लाई थी, जिसकी वजह से देवांश को सबके साथ डिनर करने के लिए आना ही पड़ा। अब तक सब लोग रेस्ट कर चुके थे इसलिए सभी फ्रेश फील कर रहे थे। सभी लोग हंसी खुशी डिनर कंप्लीट करते हैं। कुछ ही देर में सब लोग डिनर कर चुके थे। तभी दादी जी दिव्या को देखते हुए कहती हैं, दिव्या बच्चे, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम जल्दी उठ जाना बेटा। दादी की बात सुन दिव्या धीरे से मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देती हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिव्या और देवांश का कमरा। दिव्या और देवांश जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो दोनों की आंखें हैरानी से खुल जाती है। रूम को फर्स्ट नाइट के लिए सजाया गया था। पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी और चारों तरफ रोजेस से डेकोरेशन की हुई थी। बेड पर रोज प्लेटलेट से हार्ट बना हुआ था। देवांश समझ गया था कि ये सब नील, रोमी, राज और पाखी का किया हुआ है जिसमें रोहित ने उनकी जरूर हेल्प की होगी। देवांश दिव्या की तरफ देखता है जिसके गाल किसी स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहे थे। दिव्या ने शर्म से अपनी पलकें झुकाई हुई थी। देवांश दिव्या को उसकी कमर से पकड़कर दीवार से सटा देता है, साथ ही वो उसके फेस पर झुकते हुए बोलता है, क्या हुआ लिटिल बेबी? तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो? हम तो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। देवांश की बात सुन दिव्या इधर उधर देखने लगती है तो देवांश दिव्या के गाल पर हाथ रखकर उसका फेस अपनी तरफ करता है। देवांश दिव्या के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए, आर यू रेडी लिटिल बेबी? देवांश की बात सुन दिव्या देवांश की आंखों में देखती है जहां उसको अपने लिए दुनिया जहां का प्यार नजर आ रहा था। दिव्या धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। देवांश दिव्या की मंजूरी चाहता था क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उस वक्त दिव्या अपने होश में नहीं थी, पर आज दिव्या और देवांश दोनों ही होश में थे। दिव्या की मंजूरी मिलते ही देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए दिव्या के सॉफ्ट होठों पर अपने रफ होठ रख देता है। साथ ही देवांश ने दिव्या के हाथ की उंगलियों और अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया हुआ था। दिव्या और देवांश एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करते हैं। उनकी किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट और डीप थी।
इस किस में दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से रूह बारूह करवा रहे थे। करीब 10 मिनट की किस के बाद दिव्या झटपटने लगती हैं, तो देवांश दिव्या के होठों को अपने होठों से आज़ाद कर देता है। दिव्या और देवांश दोनों ही गहरी गहरी सांसें लिए जा रहे थे। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। देवांश 2 मिनट तक दिव्या की आंखों में देखता है, फिर एक बार आगे बढ़कर दिव्या के होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। देवांश और दिव्या एक बार फिर से पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। साथ ही अब देवांश दिव्या को थोड़ा लिफ्ट करता है तो दिव्या देवांश की कमर पर अपने पैर लपेट देती है और उसके गले में बाहें डाल देती है। देवांश बिना किस ब्रेक किए दिव्या को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। करीब 5 मिनट बाद देवांश दिव्या के होठों से अपने होठ अलग करता है और दिव्या की नेक पर किस करने लगता है। देवांश दिव्या की साड़ी के पल्ले को दिव्या के कंधे से हटाता है और दिव्या की नेक, उसके गले, कंधे और क्लीवेज पर किस करने लगता है। देवांश दिव्या को किस के साथ बाइट किए जा रहा था, जिस वजह से दिव्या की चीख अपने आप निकले जा रही थी। दिव्या ने कसकर देवांश के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भर रखा था। धीरे धीरे कर देवांश नीचे बढ़ता जाता है। देवांश दिव्या के पेट पर किस करने लगता है। साथ ही उसके हाथ दिव्या की कमर को सहला रहे थे। कुछ देर बाद देवांश दिव्या के ब्लाउज को दिव्या के बदन से अलग करता है और दिव्या के बॉसम पर किस करने लगता है। देवांश बहुत ही पैशनेट बिहेव कर रहा था। वो समय के साथ साथ और वाइल्ड होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद देवांश दिव्या के ऊपर से उठता है और दिव्या की अपर बॉडी को देखता है, जिस पर देवांश के बाइट के निशान थे। दिव्या की पूरी अपर बॉडी ही कीद से भरी हुई थी। देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट रिमूव करता है और अब देवांश फिर से दिव्या के ऊपर झुका और दिव्या के होठों की फिर से किस करने लगा। साथ ही अब देवांश के हाथ दिव्या की साड़ी की प्लेटलेट्स खोलने लगते हैं। देवांश झटके से दिव्या की साड़ी उतार देता है और उसे बेड से नीचे बेख्याली से फेंक देता है। देवांश कुछ देर दिव्या के होठों की चूमने के बाद उसके ऊपर से उठा और उसने दिव्या के बाकी कपड़ों को भी दिव्या की बॉडी से अलग कर दिया। इस बात को महसूस कर दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवांश दिव्या की गाल पर बाइट करके, लिटिल बेबी, डोंट क्लोज योर आइज। मैं चाहता हूं कि तुम हर चीज अपनी आंखों से देखो और महसूस करो। देवांश की बात सुन दिव्या अपनी आंखें खोल देती है तो देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए अपनी पेंट्स भी उतार देता है और बाकी कपड़े भी। इस पल दिव्या और देवांश दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, कोई पर्दा नहीं था जो उन दोनों की रूहानी और जिस्मानी मोहब्बत के आड़े आ सके। देवांश दिव्या एक बार फिर से दिव्या के होठों को चूमने लगता है, जिसमें दिव्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक डीप किस के बाद अलग होते हैं तो देवांश दिव्या की नेक, गले, कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। देवांश कुछ देर दिव्या के बॉसम को सक करता है और फिर उसके पेट पर किस और बाइट करते हुए नीचे की ओर बढ़ जाता है। देवांश बेड से नीचे उतर जाता है और दिव्या के पैरों के पास जाकर दिव्या के पैर को अपने हाथ से ऊपर उठाकर अपने होठ उसके पैरों पर रख देता है। देवांश धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ आने लगता है। देवांश दिव्या के पैर, उसकी लेग्स, उसकी थाइज पर हर जगह अपने दांतों के निशान छोड़ रहा था। देवांश धीरे धीरे कर दिव्या के ऊपर आने लगता है और उसके पूरे शरीर पर अपने प्यार की निशानी छोड़ता जा रहा था। और दिव्या आंखें खोलकर देवांश के हर टच को महसूस कर रही थी। इस एहसास में दिव्या डूब रही थी। देवांश दिव्या के चेहरे पर झुककर, लिटिल बेबी, आई एम कमिंग, तुम रेडी हो ना मुझे अपने अंदर समाने के लिए। देवांश की बात सुन दिव्या कुछ पल देवांश की आंखों में देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दिव्या की हाँ देखकर देवांश दिव्या के होठों पर अपने होठ रख देता है और साथ ही दिव्या में एंटर कर जाता है। देवांश के दिव्या में एंटर करते ही दिव्या की दबी हुई चीख निकल जाती है, क्योंकि देवांश उसके होठों को किस कर रहा था, जिस वजह से उसकी चीख भी पूरी तरह नहीं निकल पाती। दर्द की वजह से दिव्या की आंख से आंसू बह जाता है, जिसे देख देवांश वहीं रुक जाता है और दिव्या के लिप्स पर सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी देर में जब दिव्या का दर्द कम हुआ तो दिव्या देवांश को आंखों से ही आगे बढ़ने का इशारा करती है तो देवांश भी दिव्या के अंदर अपने आप को समाने लगता है। देवांश शुरू में बेहद धीरे और प्यार से अपनी कमर को मूव कर रहा था।
पर समय के साथ साथ देवांश अपना कंट्रोल खो रहा था और देवांश बहुत वाइल्ड हो जाता है और उसकी कमर की मूवमेंट बढ़ती जा रही थी। दिव्या और देवांश एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाते करवाते सुबह के 5 बजा देते हैं। आज दोनों का ही सेकंड टाइम था, जिस वजह से वो दोनों थककर चूर हो जाते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों के आगोश में लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। अगली सुबह दादी जी, दादाजी, अंजलि जी और सुभाष जी हॉल में बैठे हुए थे, सुबह की चाय पी रहे थे। तभी दादी जी ने अंजलि जी से पूछा, बहू, दिव्या के कमरे में उसके लिए जो थाल भेजना था वो भेज दिया ना तुमने? अंजलि जी दादी जी को देखते हुए कहती हैं, जी माँ, मैंने अभी मैड्स को 4th फ्लोर पर भेजा है। अंजलि जी की बात सुन दादी जी हाँ में सिर हिला देती है और बाकी सब बातें करने लगते हैं। वहीं देवांश और दिव्या के रूम के बाहर नॉक की आवाज आती है तो देवांश की आंख खुल जाती है। देवांश को ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि उनके फ्लोर पर कौन आया होगा, जबकि किसी भी फैमिली मेंबर को उनके फ्लोर पर आने की परमिशन नहीं है और मैड्स को भी उसके और दिव्या के रूम में होते हुए यहां आने की परमिशन नहीं है। देवांश गुस्से में अपने बेड से उठता है और अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर रूम का गेट खोलता है तो देखता है कि सामने 2 मेड्स खड़ी है। देवांश उन दोनों को अपनी खूंखार आंखों से घूरता है तो वो दोनों मेड्स घबरा जाती है। साथ ही उनमें से एक मेड ने सिर नीचे करके कहा, देवांश बाबा, वो बड़ी मैम ने दिव्या बेबी के लिए आज के लिए कपड़े और गहने भेजे हैं और बोला है कि दिव्या बेबी की आज पहली रसोई है तो वो जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाएं। इतना कहकर मैड चुप हो जाती है। देवांश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक नज़र अंदर दिव्या को देखता है, जिसके सिर से लेकर पांव तक कंबल से ढके हुए थे। देवांश उन मेड्स को आंखों से इशारा करके सामान को अंदर रखने के लिए कहता है तो दोनों मेड्स अंदर जाती है और बिना इधर उधर नजर डाले कॉफी टेबल पर सामान रख देती हैं और बाहर निकल जाती है। उन मेड्स के जाते ही देवांश रूम लॉक करता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। देवांश दिव्या के पास जाता है और दिव्या के माथे को प्यार से चूम लेता है। साथ ही देवांश ने दिव्या को जगाते हुए कहा, वेक अप लिटिल बेबी। देवांश की बात सुन दिव्या करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है और साथ ही अब वो बोली, देव, सोने दीजिए ना। कल रात आपने कितना परेशान किया मुझे और पूरी रात सोने भी नहीं दिया। मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे मत उठाओ। दिव्या की बात सुन देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही तो जिंदगी थी जो उसे हमेशा से चाहिए थी। उसका प्यार, उसकी दिव्या, हर सुबह उसी का चेहरा देवांश को चाहिए था। दिव्या देवांश की जिंदगी में प्यासे को पानी की तरह थी। देवांश की जिंदगी असल में दिव्या से शुरू होती थी और दिव्या पर ही खत्म होती थी। यही सब सोचकर देवांश दिव्या के कान में कहता है, लिटिल बेबी, तंग तो मैं तुम्हें हर रोज, हर पल, हर जगह करूंगा ही, पर अभी के लिए तुम मुझे कोसना छोड़ो और अपनी नींद भी छोड़ो। बट देव, सोने दीजिए ना। इतनी सुबह मैंने क्या ही करना है। ये बात दिव्या ने कही, जिसके बाद अब देवांश ने कहा, क्या तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और दादी ने तुम्हें जल्दी उठने के लिए बोला था। बस देवांश के इतना कहते ही दिव्या झटके से उठ जाती है और घड़ी की तरफ देखती है जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। देव, आप मुझे उठा नहीं सकते थे, मुझे दादी ने जल्दी उठने के लिए बोला था और मैं तो रोज से भी ज्यादा लेट उठी हूँ। सब आपकी वजह से हुआ है, रात भर सोने नहीं दिया और सुबह भी मुझे उठाया नहीं। इतना कहकर दिव्या जल्दी से उठ जाती है और एक पिल्लो देवांश को फेंक कर मारती है और बाथरूम की तरफ भाग जाती है। इधर देवांश चुपचाप अपने हाथ में पकड़े पिल्लो को देख रहा था। एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है क्योंकि आज उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह हुई थी। देवांश भी बेड से उठकर एक नोट दिव्या के लिए आए थाल के ऊपर रख देता है और स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दिव्या व्हाइट बाथरोब पहनकर बाहर आती है, जो कि दिव्या का ही था क्योंकि अब तक उस रूम में दिव्या के लिए हर चीज अवेलेबल हो गई थी। दिव्या जल्दी से रूम में आती है और इधर उधर देवांश को देखती है। देवांश तो दिव्या को कहीं नहीं दिखा, पर उसकी नज़र कॉफी टेबल पर जाती है तो दिव्या कॉफी टेबल के पास पहुंच जाती है। दिव्या थाल के ऊपर रखी चिट उठाती है जिसमें लिखा था कि गुड मॉर्निंग लिटिल बेबी। तुम तो उठते ही लड़ने लगी, ऐसे नहीं कि सुबह सुबह अपने प्यारे पति को गुड मॉर्निंग किस दूं। बट इट्स ओके,
इस किस की भरपाई तुम बाद में कर देना, पहले ये थाल में जो कपड़े और गहने हैं उन्हें पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा बनाना। मुझे तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा खाना है। इतना पढ़ते ही दिव्या के होठों पर मुस्कान तैर जाती है और वो खुशी खुशी तैयार होने लगती हैं। दिव्या थाल में से साड़ी लेती है और क्लोसेट रूम में चली जाती है। दिव्या के लिए क्लोसेट रूम में हर चीज़ वेल मैनेज के साथ रखी हुई थी। दिव्या जल्दी से तैयार होती है और अपने आप को मिरर में एक लास्ट लुक देखती है। दिव्या ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में रेड डायमंड का हार और उसके साथ के मैचिंग ईयररिंग, हाथों में लाल चूड़ियां, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, रेड लिपस्टिक और बाल खुले। दिव्या सच में कहर ढा रही थी। दिव्या अपना फाइनल लुक देखने के बाद रूम से बाहर चली जाती है। दिव्या लिफ्ट से नीचे जाती है और देखती है कि सब लोग डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। दिव्या दादी जी के पास जाकर, सॉरी दादी, मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। इतना कहकर दिव्या अपना सिर झुका लेती है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी सबने नाश्ता शुरू नहीं किया है, तुम जाओ जल्दी से मीठे में कुछ भी बना लो, खीर या फिर हलवा, जो तुम्हारा मन करे। दादी जी ने प्यार से दिव्या के गाल को सहलाते हुए कहा। दिव्या खुश हो जाती है दादी जी की बात सुनकर। दादी जी अंजलि जी को देखकर, बहू तुम जाओ जरा दिव्या की मदद कर देना। जी माँ कहकर अंजलि जी दिव्या को प्यार से देखती है और वो दोनों किचन में चली जाती है। वहीं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि रस्म के अनुसार सबको पहले मीठा खाना था, वो भी नई बहू के हाथ का। उसके बाद ही वो लोग कुछ और खा सकते थे। कुछ ही देर में देवांश भी डाइनिंग हॉल में आ जाता है और एक चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है और अपने आईपैड पर काम करने लगता है। कुछ ही देर में दिव्या अपने हाथ में एक सर्विंग प्लेट लेकर आती है जिसमें गाजर के हलवे से भरी कटोरियां रखी हुई थी। दिव्या वो सर्विंग प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं, तो दादी जी ने देखा कि दिव्या ने गाजर का हलवा बनाया है तो वो खुश हो जाती है। दादी जी दिव्या को देखते हुए, दिव्या बच्चे, पहले इसमें से एक कटोरी मंदिर में चढ़ा दो, कृष्ण भगवान जी को भोग लगा दो, पूजा कर लो, उसके बाद हम सबको परोसना। दिव्या वैसा ही करती हैं जैसा कि दादी जी ने कहा। दिव्या एक कटोरी लेती है और मंदिर की तरफ चली जाती है। दिव्या वापस आती है और सबसे पहले दादाजी को हलवा परोसती है, फिर दादी जी को। उसके बाद दिव्या सभी को गाजर का हलवा देती है। दिव्या वहीं खड़ी होकर सबका रिएक्शन देखने लगती हैं और किसी के कुछ बोलने का इंतजार करने लगती हैं। सब लोग दिव्या के बनाए हलवे की तारीफ करते हैं और दादाजी और सुभाष जी दिव्या को कैश देते हैं नेग में, जिसके लिए दिव्या बहुत मना करती हैं, पर दादी जी के कहने पर वो ले लेती हैं। वहीं दादी जी और अंजलि जी ने दिव्या को रायचंद परिवार की बड़ी बहू होने के नाते अपना पुश्तैनी रानी हार देती हैं। दादी आपने कहा तो मैंने कैश ले लिया, पर ये इतना एक्सपेंसिव नेकलेस मैं नहीं ले सकती, मैं कैसे संभालूंगी, प्लीज। दिव्या कह ही रही थी कि दादी जी दिव्या को बीच में काटते हुए बोलती है, दिव्या ये हमारे यहाँ का रिवाज है, घर की बड़ी बहू को यह हार पहली रसोई के वक्त नेग में दिया जाता है। दादी के इतना कहने के बाद दिव्या वो पुश्तैनी हार ले लेती हैं। अब दिव्या राज, नील, पाखी, रोमी और रोहित की तरफ देखती है तो वो पांचों 2 टिकट्स टेबल पर रख देते हैं। साथ ही अब पाखी थोड़ा देवांश से डरते हुए बोलती है, वो एक्चुअली हम सब ने आप दोनों के हनीमून के लिए पेरिस की टिकट बुक की है और टिकट आज शाम की है। पाखी के इतना कहने के बाद सब लोग दादाजी, दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी, रोमी, राज, नील, पाखी, रोहित और दिव्या भी, सब लोग देवांश को देखने लगते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है। देवांश टिकट्स को उठाता है और एक नज़र देखने के बाद दिव्या को अपने पास बुलाता है। दिव्या डरते हुए देवांश के पास जाती है, क्योंकि देवांश का ऑरा ही ऐसा था कि सब लोग उससे डरते थे। देवांश, दिव्या को टिकट्स देते हुए, शाम तक पैकिंग कर लेना। इतना कहकर देवांश अपनी पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालता है और दिव्या के हाथ की रिंग फिंगर में रिंग पहना देता है। साथ ही अब उसने कहा, गाजर का हलवा अच्छा था। इतना कहकर देवांश दिव्या का माथा प्यार से चूम लेता है और डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। वहीं देवांश की बात सुन सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी।
पाखी और रोमी तो एक दूसरे को हग ही कर लेते हैं। नील और राज एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। दादाजी, दादी जी, अंजलि जी और सुभाष जी भी खुश हो गए थे देवांश का दिव्या के लिए प्यार देखकर। वहीं दिव्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है। दिव्या की इस हरकत पर सब लोग खुलकर हंसने लगते हैं।